तो लास्ट में हमारा जो टॉपिक शुरू किया था वो देखा था कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड्स के पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल के हिसाब से हमने देखा था, और जिसमें पार्टिकल साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है उसको हमने बोला था कोलॉइड। ठीक है, टेक्स्ट को क्लोज कर दो। फिर हमने जब इसका क्लासिफिकेशन किया था तो पहला देखा था कौन सा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज वही होता है जो सॉल्यूट होता है, और डिस्पर्शन मीडियम का मतलब होता है सॉल्वेंट। तो नॉर्मल सॉल्यूशन में हम लोग जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं उन्हीं को हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। इनके हिसाब से हमने सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस ऐसा क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, उनके एग्जांपल भी देखे थे। सेकंड वाला जो था वो था इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इसका मतलब होता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। जैसे हम लोग वाटर में ऑयल को ऐड करते हैं, तो सपोज ऑयल को हम सॉल्यूट मानते हैं, वाटर को हम लोग सॉल्वेंट मानते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को लाइक करेंगे? नहीं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो रिपेल करेंगे, सॉल्वेंट को रिपेल करते हैं उसको बोलते हैं लायोफोबिक, और जो अट्रैक्ट करेंगे उसको बोलेंगे लायोफिलिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन वाज लायोफोबिक एंड सेकंड इज लायोफिलिक। तीसरा जो था वो था टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ये किसके पार्टिकल रहेंगे? डिस्पर्स फेज के। ठीक है, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा जो था उसको बोला था हमने मैक्रोमोलेक्यूलर। दोनों में फर्क क्या होता है? मैक्रोमोलेक्यूल में पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो खुद ही किसका काम करता है? कोलॉइड का काम करेगा। मल्टी मॉलिक्यूलर में ऐसा नहीं होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग कंबाइन करते हैं। एग्जांपल दिया था यहाँ पे बूंदी का लड्डू और यहाँ पे रसगुल्ला, तो अभी एकदम से रिप्लाई पड़ गए थे। उसके पहले जब पूछ रहा था कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं बोल रहे थे, दो चार तो छोड़ दो। फिर जैसे रसगुल्ला और बूंदी का लड्डू का नाम लिया तो जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा था उनका भी आ रहा था। ठीक है, मिलने वाले नहीं है। तीसरा जो होता है वो होता है एसोसिएटेड कोलॉइड। क्या होता है? एसोसिएटेड। ये आपने देखा होगा ऑलरेडी, मतलब मिसेल फॉर्मेशन जो होता है ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम ये मान के चलते कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट हम यहाँ पे भरते हैं, ये इसका सरफेस है, और इसको हम बोलेंगे दिस इज H2O। कौन है? H2O। यहाँ पे जो H2O है ये पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर। तो इसको हम बोलेंगे कि ये पोलैरिटी शो करेगा। इफ ये पोलर है और इस पोलर में हम लोग पोलर को ऐड करेंगे तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? लायोफिलिक। इफ हम पोलर में नॉन पोलर को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा? लायोफिलिक। समझ में आ रहा है? एक रिवर्सिबल रहेगा, दूसरा इरिवर्सिबल रहेगा, और स्कूल के एग्जांपल के हिसाब से बताया था मैंने। अब बात ऐसी है, यहाँ पे हम लोग सोडियम स्टेरेट आयन, मतलब सोडियम स्टेरेट को ऐड करते हैं। और सोडियम स्टेरेट पढ़ने से पहले आपको यह देखना होगा कि स्टेरिक एसिड क्या होगा। तो स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला आता है C17H35COOH। तो दिस इज स्टेरिक एसिड। ठीक है, ये स्टेरिक एसिड जो है वो जब H+ आयन डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा C17H35COO-, और इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम कौन करेगा? Na+। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम स्टेरेट। इफ हम सोडियम स्टेरेट को देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कितने कार्बन है? 17। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 17, और इसको हम लोग लिखेंगे COOH- ऐसे। ठीक है, अब ये इतना जो पार्ट है ये किसका बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन का। मतलब इस साइड में ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हम बोल सकते हैं
दिस इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट रहेगा ये कैसा रहेगा, नॉन पोलर। कैसा रहेगा, नॉन पोलर। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है ये है C डबल बॉन्ड O अटैच टू O माइनस, और ये वाला जो पार्ट रहेगा ये कैसा रहेगा, पोलर। ये कैसा रहेगा, पोलर। ये ठीक वैसे ही जो सोप का एक्शन होता है, ये हमने कहाँ देखा था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, एक्शन ऑफ सोप, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये होता है पोलर और नॉन पोलर पार्ट। तो ये जस्ट स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट होता है, इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मान सकते हैं। क्यों इलेक्ट्रोलाइट मान सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सोडियम स्टेरेट को हम वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर में ऐड करने के बाद ये डिसोसिएट हो जाएगा, तो Na+ अलग हो जाएगा और ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो अलग हो जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सोडियम स्टेरेट जो रहेगा ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अब इसके अंदर दोनों पार्ट है, कौन से, पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी है, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। तो हेड जो है वो कैसा है, पोलर, और टेल जो है वो कैसा है, नॉन पोलर। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो पेन है इसी को हम लोग सोडियम स्टेरेट मानते हैं, और इस सोडियम स्टेरेट में ये इतना जो पार्ट है ये रहेगा टेल, और ये वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हेड, सही है। अब इस सोडियम स्टेरेट के एक पार्टिकल को मैं इस सॉल्वेंट में ऐड करता हूँ। हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो सॉल्वेंट है ये नॉन पोलर है, मान के चलते हैं, कैसा है, नॉन पोलर। तो इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में जब ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिकल ऐड करेंगे, ये कैसा है, पोलर, और ये नॉन पोलर। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये ऐसे जाना पसंद करेगा, नंबर 1, या ये ऐसे जाना पसंद करेगा, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि अभी हम क्या मानते चल रहे हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, नॉन पोलर टेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो पोलर पार्ट है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो इस प्रकार से जाएगा, तो ये ऐसा फिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो पोलर, देखो ये नॉन पोलर पार्ट जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करेगा, ये कोशिश करेगा कि वो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा किसके कांटेक्ट में आए, सॉल्वेंट में, लेकिन वो अंदर भी नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये भी अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये नॉन पोलर पार्ट और इस नॉन पोलर के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन इस नॉन पोलर में और इस पोलर पार्ट में क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा, तो वो ऐसे आके रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो नॉन पोलर पार्ट है वो इनसाइड में है और जो पोलर पार्ट है वो आउटसाइड में है। अब ये मान के चलते कि सरफेस के ऊपर जगह 10 पार्टिकल की है, कितने, 10। तो पहला पार्टिकल यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ऐसे हमने भर दिया। जैसे 10 पार्टिकल हमने ऐड कर दिया तो सरफेस की जगह क्या हो गई, फुल हो गई। अब नया वाला पार्टिकल ऐड करेंगे तो क्या होगा, इफ हम वो वाला पार्टिकल ऐड करते हैं, हमने बोला ऐड करना है ये, तो क्या होगा, अब हमने बोला कि यहाँ से इस दरवाजे के ऊपर 3 लोग खड़े रह सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। अब मैंने बोला कोई क्लास के अंदर नहीं आएगा, लेकिन बाहर से भीड़ ज्यादा है, तो क्या होगा, पहले 3 लोग आके दरवाजा पकड़ लेंगे, चलो हमको अंदर नहीं जाना, सर ने आने के लिए मना किया है, लेकिन हमको बाहर भी नहीं रहना, तो हम दरवाजे पर रह लेते हैं। अब भीड़ बढ़ेगी तो क्या होगा, जब बाकी लोग आएंगे तो वो क्या करेंगे, इन लोगों को, हाँ इनको पता है कि हम जिनको धक्का मार रहे हैं वो वहां जाने के बाद अनस्टेबल होंगे, क्योंकि वो सब उनको रिपेल करने वाले हैं, फिर भी वो धक्का मारेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे है। और फिर जो लोग अंदर आएंगे वो क्या करेंगे, एक ग्रुप बना के खड़े रहेंगे। क्यों, बोलते हैं यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। मतलब कुछ होगा तो देखा जाएगा, किसी ने बोला अंदर क्यों आए, तो सर हम एक नहीं सर 10 लोग हैं, क्योंकि उन लोगों ने धक्का मारा तो बाकी को पूछ लो। अब 10 लोग जब रहेंगे तो हमको भी मानना पड़ेगा चलो सही बोल रहे हैं, लेकिन किसी एक ने बोला कोने में खड़ा है, क्यों आया यहाँ पे, तो उसने धक्का मार दिया, तो उस एक के ऊपर भरोसा रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे, दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, पोलर। अब ये मान के चलते हैं कि ये पोलर है। जैसे हम इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे, नंबर 1, नंबर 2,
सेकंड भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये पूरा अंदर गया। तो इसमें क्या होगा, ये पोलर पार्ट पोलर को तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नॉन पोलर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये ऐसे डूब गया, फिर वापस बुड़ करके ऊपर आया, आ गया ऊपर, ऐसे बन गया। तो पोलर पार्ट नीचे है, नॉन पोलर पार्ट ऊपर है, इस प्रकार से रहेगा। जैसे आप दरवाजे के ऊपर खड़े हो वैसे यहाँ पे खड़ा है सरफेस के ऊपर। अब कैपेसिटी मान के चलते हैं कितना, 10। अब धीरे धीरे अब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है कि ज्यादा है, कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन। सही है। अब धीरे धीरे हम लोग पार्टिकल्स बढ़ाते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब 10 के 10 पार्टिकल सरफेस के ऊपर आ गए। नीचे जाने के लिए कोई पूरा नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उनका हेड अंदर गया और टेल बाहर है। हमने बोला थोड़ा अंदर जाओ, तो बोलते नहीं, हमारे टेल को ये सॉल्वेंट क्या करता है, रिपेल करता है, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। हम अंदर जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो हमको अंदर नहीं जाना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अंदर आने की तैयार नहीं हो, जब दूसरे इलेक्ट्रोलाइट आएंगे वो धक्का मारेंगे तो आ जाना अंदर। वैसे हुआ, हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। और जैसे मैंने 15 पार्टिकल ऐड किए, पहले 10 थे और 5 ऐड कर दिए, तो क्या होगा, जो आने वाले 5 थे वो क्या करेंगे, इधर के 5 को तो यहाँ आ गए। अब ये 5 लोग यहाँ आ गए। अब इनको पता चल गया कि हम कैसे हैं, अनस्टेबल, क्योंकि हेड का तो टेंशन नहीं है, टेंशन। तो अब ये हो गए अनस्टेबल। तो अनस्टेबल क्यों हो रहा है, अनस्टेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है सॉल्वेंट और टेल के बीच में, हेड के बीच में नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, जब जैसे हम इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे इनका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेंगे, एक शील्ड बनाएंगे। कैप्टन अमेरिका देखा है, तो उनके हाथ पे शील्ड होता है, वो ऐसे ऐसे, मतलब जैसे बाहुबली में भी हुआ था, वो एक जब पिक्चर का नाम तो पहले, वो जब उनका मतलब फाइट होता है फर्स्ट वाले में, तो एक त्रिशूल रचना बनाते हैं वो, तो क्या करते हैं, वो शील्ड को ऐसा रखते हैं। तो वही काम ये करेंगे, ये इनका शील्ड हो गया। क्यों? क्योंकि शील्ड इनको प्रोटेक्ट कर सकता है, किससे, रिपल्शन से। रिपल्शन इसको नहीं हो रहा है ना, रिपल्शन किसको हो रहा है, टेल को हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं आयन का, तो ये आयन 3D स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे, जो टेल वाला पार्ट होता है, रिपल उसको हो रहा है ना, तो प्रोटेक्ट इसको किससे करना है, टेल वाले पार्ट से। तो टेल वाला पार्ट अंदर होता है। अब ये मान के चलते कि ये हमारा सेंटर है, मतलब सेंटर, ठीक है। तो ये पार्टिकल ऐसे अटैच हो गया, फिर पार्टिकल ऐसे ऐसे अटैच हो गए, 3D स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये मान के चलते कि बॉल बन गया। अब बॉल का जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, लेकिन बॉल का जो सेंटर वाला पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा। अब वो बॉल कंप्लीटली बन गया है, तो इस वाटर के साथ कांटेक्ट किसका आएगा, पोलर का, और किसका कांटेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। और इसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन, तो माइसेल फॉर्मेशन भी होता है, अलग अलग है। तो कुछ लोग उसको मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं, कुछ लोग उनको माइसेल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। ये माइसेल फॉर्मेशन कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तब, या कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तब। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जब लो रहेगा तो ये नॉर्मल नेचर शो करेंगे, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, हाई रहेगा, तो वहां पे ये क्या करेंगे, मिसेल फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, मिसेल फॉर्मेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो मिसेल फॉर्मेशन इजीली होगा। अब मिसेल फॉर्मेशन हो गया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। जिस टेम्परेचर के, जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये मिसेल फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC। CMC का मतलब क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मान के चले कि यहाँ पे पहले 10 पार्टिकल थे, तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मिसेल फॉर्मेशन होने के लिए वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अब ये मान के चलते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको 20 आयन चाहिए। कितने, 20। हमने अभी तक सिर्फ 5 ही ऐड किए हैं, तो इनसाइड में कितने हैं, 5। इनसाइड में ये मान के चलते कि इनसाइड में 20 होंगे तो वो मिसेल फॉर्मेशन करेंगे।
20 से ज्यादा रहेंगे तो मिशेल फॉर्मेशन करेंगे, 20 से कम रहेंगे तो नहीं होगा। तो क्या अब इनका मिशेल फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। अब हमने फिर से 10 बढ़ा दिए, क्या अब इनका मिशेल फॉर्मेशन होगा? नहीं, क्योंकि 25 में से 10 कहां पे है? इनसाइड में कितने हैं? लेकिन पूरा मिशेल बनने के लिए कितना होना चाहिए? अब उन्होंने बाहुबली में त्रिशूल दसरा तो किया था, अब वो बोले कि ये बनाने के लिए हमारे पास 100 वो शील्ड होनी चाहिए, तो उतने रहेंगे तो वो त्रिशूल दसरा पूरा होगा। ये वो पूरा होता है कोई प्रोटेक्शन पूरा होगा। अब हमने बोला हमारे पास 50 ही है तो एडजस्ट कर लो, तो अटैक पे एडजस्ट वाला ही होगा ना, मतलब प्रोटेक्शन भी वैसे होगा। तो हमको प्रोटेक्शन पूरा करना है, प्रोटेक्शन प्रॉपर्ली करना है, तो जितना कैपेसिटी होना चाहिए मिनिमम उतने होने चाहिए, मैक्सिमम रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिनिमम कितने चाहिए? 20, लेकिन हमारे पास अभी कितने हैं? 15। अब हमने और कंसंट्रेशन बढ़ा दिया और अब कर दिए 20। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे मिशेल फॉर्मेशन करेंगे, ये इनका हेड टेल रहेगा और बाद में जो रहेगा वो हेड रहेगा। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो आपको यहाँ पे बीच में गैप तो दिखेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सॉल्वेंट तो जा सकता है, लेकिन 3D में आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि इस प्रकार से मिशेल बना दिया। तो मिशेल बनाने के लिए मिनिमम कितने पार्टिकल चाहिए? इसके लिए हाइपोथेटिकल है कितने चाहिए? तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका, इस इलेक्ट्रोलाइट का, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, तो इस इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम जितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इसको बनाने के लिए, मिशेल बनाने के लिए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। से बन गया, पास आए बोल के एसोसिएशन डिसोसिएशन, बहुत सारा पानी डाल दिया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, डिसोसिएशन। फिर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, CFC से ज्यादा ऐड किया, मान के चलते एसोसिएशन हो गया, 20 पार्टिकल है। एक हम टेम्परेचर को घटाते हैं, तो घटाते हैं टेम्परेचर को, तो ये दूर जाएंगे या और पास आएंगे? टेम्परेचर का और पार्टिकल के पास और दूर का रिलेशन क्या है? टेम्परेचर बढ़ाते तो पार्टिकल दूर जाना पसंद करते हैं कि पार्टिकल पास आना पसंद करते हैं? दूर जाना पसंद करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर कम करने की, तो जो पास आए थे वो दूर जाएंगे या नहीं जाएंगे? दूर नहीं गए, इसका मतलब अभी भी वो एसोसिएटेड ही है, मतलब वो अभी भी किस कौन से फॉर्म में है? मिशेल के फॉर्म में। लेकिन मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो क्या होगा? क्या होगा? उनका डिसोसिएशन हो जाएगा और जो मिशेल फॉर्मेशन हुआ था वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, मतलब वो मिशेल फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसका मतलब मिशेल फॉर्मेशन करना है तो हमको टेम्परेचर भी लो रखना होगा, और जिस टेम्परेचर पे ये मिशेल फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में क्राफ्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसका इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। 3 बातें ध्यान रखना है, मिशेल फॉर्मेशन कब होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन पे हाई कॉन्सेंट्रेशन। मिशेल फॉर्मेशन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो नॉन पोलर पार्ट होता है उसको पोलर पार्ट रिपेल कर रहा है, तो उसके रिपल्शन को मिनिमाइज करना है, क्योंकि जितना रिपल्शन कम रहेगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट थिंग, मिशेल फॉर्मेशन हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं होता है, और जिस कॉन्सेंट्रेशन पे ये मिशेल फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पे ये होता है इसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन होगा और टेम्परेचर को कम करोगे तो एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो ये बातें हैं जरूरी किसके लिए? मिशेल फॉर्मेशन होने के लिए। ठीक है, एक बार देख लो। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? सपोज अभी यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जिसके अंदर ओनली पोलर पार्ट है, तो बनेगा। ओनली नॉन पोलर है तो क्यों? शील्ड करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो इसके पास शील्ड करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब उसके पास दोनों बातें जरूरी है। इसके लिए पोलर भी होना चाहिए, नॉन पोलर भी होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे होता है। और इसी फिनोमेना को यूज करके हम लोग कपड़े साफ करते हैं, मतलब घर में। अब देखो ये है कपड़े का सरफेस और यहाँ पे ऑयल का दाग लगा हुआ है, सर्फ एक्सेल।
कुछ दाग अच्छे होते हैं वाला। अब ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है ये कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है? ऑयल तो नॉन पोलर होता है ना, और पानी से धो रहे तो पानी कैसा है, और इसलिए पानी से ये दाग नहीं निकलते। फिर हम लोग क्या करते हैं, सोप को यूज करते हैं। तो सोप ऐसे ही किसी इलेक्ट्रोलाइट का बना होता है जिसके पास दोनों पार्ट होते हैं, पोलर भी और नॉन पोलर भी। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि कपड़े धोने के पहले उसको डिटर्जेंट में थोड़ी देर भिगोना चाहिए। क्यों? मतलब कपड़े वीक हो जाएंगे तो जल्दी साफ होगा, ऐसा नहीं है। इसका रीजन ये होता है उस डिटर्जेंट में इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो हम जो टाइम देते हैं ना, वो टाइम इसलिए देते हैं कि इस नॉन पोलर के साथ इस इलेक्ट्रोलाइट का नॉन पोलर पार्ट अच्छे से बॉन्ड बना सके। अब हुआ ऐसे कि ये जो है ना, इसके साथ ये नॉन पोलर तेल जो है ये ऐसे बॉन्ड बना रहा है, और ये पोलर हेड जो है वो बाहर है, ये ऐसा है और ये इधर। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना इनके बीच का बॉन्डिंग जो रहेगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसका मतलब है कि 2 दिन तक रखेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे बन गया। अब हुआ ऐसे कि जो इनसाइड में जो ऑयल है, इस ऑयल के साथ किसने बॉन्ड बनाया, नॉन पोलर पार्ट। ये वाला मॉलिक्यूल पूरा एक ही है। ऐसा नहीं है कि जब नॉन पोलर इधर खींचेगा, पोलर इधर खींचेगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है, ये एक ही मॉलिक्यूल, टूटेगा नहीं वो, ठीक है, अंबुजा सीमेंट वाला है, तो ये टूटेगा नहीं, वो फिक्स है। तो पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली फिक्स्ड है। अब हुआ ऐसे कि इस ऑयल जो नॉन पोलर है उसके साथ नॉन पोलर पार्ट ने बॉन्ड बनाया, और जो पोलर हेड है वो बाहर है, इसमें सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। इससे क्या हो रहा है, जो पानी डालते हैं और फिर ऐसे हम लोग करते हैं तो पानी को हम लोग जोर से निकालते हैं। तो जैसे पानी को डालेंगे तो उसमें जो H2O होता है वो बोलेगा ये तो मेरा पार्टनर है, मेरा फ्रेंड है, यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल, इधर कुछ वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल ने ऐसे बॉन्ड बना दिए। अब वाटर मॉलिक्यूल किसको पुल करेगा, हेड को। वाटर मॉलिक्यूल ने हेड के साथ बॉन्ड बनाया ना, हेड किसके साथ है, और टेल किसके साथ है, वाटर अपने साथ किसको बुला रहा है, हेड को, हेड बुला रहा है टेल को, टेल के साथ किसने बॉन्ड बनाया, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही तेल और ऑयल और ग्रीस के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो ऑयल निकलने का चांस उतने ही ज्यादा बनेगा। तो सेम होता है क्लींजिंग एक्शन। तो ऐसे हम लोग घर पे कपड़े साफ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कपड़े साफ करने के लिए जो सोप यूज करते हैं वो भी इस प्रकार का मिसल फॉर्मेशन करता है और कपड़ों को क्लीन करता है, ठीक है। स्पेशली सपोज यहाँ पे जो डस्ट है या डर्ट है वो पोलर है तो पानी से निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो नॉन पोलर है तो पानी से, तो नॉर्मल ऐसा होता है कि जो नॉन पोलर होते हैं उनको ही निकालने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा पोलर को यूज करना होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इस पोलर या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को यूज करना होगा जिसके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों है। सपोज इसको, इस दाग को निकालने के लिए हमने हाइड्रोकार्बन को यूज किया, क्या होगा, वो हाइड्रोकार्बन इजीली इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, बना पाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भी कैसा है, नॉन पोलर, और ये भी कैसा है, लेकिन पानी से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी नॉन पोलर है तो पानी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, और जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, मतलब जो सब्सटेंस ऐड किया वो भी नॉन पोलर है, वो भी वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो पानी से कितना भी धोगे तो भी वो दाग नहीं निकलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ दाग पानी से वॉश करने के बाद इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, नॉन पोलर। ये इनके बीच का बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो इजीली नहीं निकलेगा, और बॉन्डिंग वीक है तो इजीली निकलेगा। तो कुछ दाग इजीली इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनके बीच का बॉन्डिंग जो होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। एक बार देख लो, ये था एसोसिएटेड कोलॉइड्स। CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर, दो डिफरेंस याद रखते हैं। ठीक है,
पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए? 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। इफ हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल साइज कम है तो क्या करना होगा? एसोसिएशन डिसोसिएशन, मतलब छोटे पार्टिकल को कंबाइन करके बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। और इफ हमारे पास जो पार्टिकल है या सॉल्यूशन है उस पे सॉलिड पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो क्या करना होगा? अब हमने कोलॉइड्स के दो पार्ट देखे थे। एक देखा था हमने लायोफिलिक और दूसरा हमने देखा था लायोफोबिक। इनमें से कौन सा आपको दोनों सॉल्यूशन बनाने हैं, दोनों कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने हैं। लायोफिलिक भी बनाना है, लायोफोबिक भी बनाना है। इसको प्रिपेयर करना इजी होता है लायोफिलिक को। क्यों? क्योंकि सोल्यूट जो होता है मतलब डिस्पर्स फेज जो रहेगा वो डिस्पर्शन मीडियम में प्रॉपर्ली मिक्स होगा, इसलिए हमको इनके प्रिपरेशन मेथड नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इजी है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है और इसीलिए हमको इनके प्रिपरेशन मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, इसके लायोफोबिक। इसको दो तरीके से कहा जाता है। एक कहा जाता है कंडेंसेशन मेथड। कौन सा? कंडेंसेशन। क्या होता है कंडेंसेशन का मतलब? कंडेंसेशन हो रहा है मतलब क्या होता है? पास आ रहे, दूर जा रहे, पास आ रहे। और दूसरा होता है डिस्पर्शन। अब एक में पास आ रहे तो दूसरे में कॉमन सेंस की बात है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है? जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में लेके आएंगे। डिस्पर्शन में क्या होगा? जिन पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है उनको हम लोग 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में लेके आएंगे। समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल साइज कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने वो सॉलिड पार्टिकल को देखा, डिस्पर्स फेज को देखा तो समझ में आ गया कि इसका पार्टिकल साइज कितना है। लेकिन मैंने आपको बोल दिया मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस कोलॉइडल सॉल्यूशन बना के दिखाओ, तो क्या करना होगा? पार्टिकल साइज छोटा है तो कंबाइन करो। बूंदी का लड्डू एग्जांपल दिया था, बूंदी का साइज बहुत छोटा है तो उसको कंबाइन करके लड्डू बनाएंगे, पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा। सही है। अब जो गोल्ड मिलता है मार्केट में 1 किलो का 2 किलो का, उतना हम नहीं खा सकते हैं, मतलब उसका पार्टिकल साइज बड़ा है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? तोड़ते हैं। मतलब वो कौन सा मेथड हो गया? डिस्पर्शन। तो बूंदी का लड्डू बनाना इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन। और जो गोल्ड का बड़ा पैकेट आता है 1 किलो का 2 किलो का, उसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना इज द डिस्पर्शन। सिंपल समझने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए नहीं है। अब कंडेंसेशन करने के 3 अलग अलग मेथड है। पहला मेथड जो होता है वो आता है केमिकल रिएक्शन वाला। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शन करके कंडेंसेशन करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं है, रिएक्शन को याद ही करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट रिएक्शन दिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद है डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन? 11th में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। सही है, तो वो केमिकल रिएक्शंस हमको यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है एक्सेसिव कूलिंग। अब एक्सेसिव कूलिंग का रिलेशन क्या है इसके साथ? नॉर्मल जो हम पानी होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में जो वाटर है तो पीने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हमने ट्रांसपेरेंट बॉटल में फिल किया, क्लियर है। अब उस बॉटल को भी हमने देखा कि वाटर में कुछ मतलब अच्छे से उसको क्लीन किया, मतलब जो नेट वगैरह है उसे डाल के फिल्टर करके पूरा पानी निकाल लिया, और पानी निकालने के बाद एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में देख रहे हैं इस प्रकार से। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी नहीं, इसका मतलब हमको तो ये लग रहा है कि इस पार्टिकल में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। अब आप क्या करो, उस वाटर बॉटल को आप फ्रीज में रख दो और उसका टेम्परेचर एकदम कम करो, और जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो फिर उस वाटर बॉटल को निकाल के फिर देखो। तो पहले के वाटर बॉटल को जब हमने देखा और अभी जो देखेंगे कुछ फर्क रहेगा नहीं रहेगा। आइस नहीं बनाना है, सिर्फ ठंडा करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस वाटर का टेम्परेचर कम होता है उस वाटर को हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल हमको दिखाई देते हैं,
वही सस्पेंडेड पार्टिकल पहले हमको नहीं दिखाई दे रहे थे। उसका रीजन ऐसा होता है, वहां पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल थे पहले, उनका पार्टिकल साइज छोटा था तो वो नेकेड आइज से नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन हमको ये पता है कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, और जब टेम्परेचर को कम करते हैं तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्पर्शन होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो वो एसोसिएटेड होंगे, और जब वो एसोसिएटेड होंगे तो उनका पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर कम करने के बाद जब हमने देखा तो उसमें ऐसा था कि हमको छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल दिख रहे थे जो आराम से घूम रहे हैं पानी में। ये पार्टिकल पहले नहीं थे, अब कहां से आए? तो अब कहां से आए? टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां पे जो लाइट पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के पास आ गए, और पास आने की वजह से जहां पे पहले एक ही पार्टिकल था वहां पे 8 या 10 पार्टिकल ने एसोसिएशन करके दिखाया, तो उसके वजह से उस पार्टिकल का साइज बढ़ गया। और अब उसका पार्टिकल साइज बढ़ने की वजह से उस पार्टिकल को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास तो पार्टिकल है, उस पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, तो आप क्या करो, उस सॉल्यूशन को कूल करो, बहुत ज्यादा कूल करो। आइस नहीं बनाना है, ठंडा करना है। तो इससे क्या होगा, उनके जो लाइट पार्टिकल्स रहेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनका पार्टिकल साइज अपने आप बढ़ जाएगा। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं एक्सेसिव कूलिंग। अब यहाँ पे जो पार्टिकल साइज बढ़ा है वो नॉर्मल कंडीशन में या कूल करने की वजह से? कूल करने की वजह से। जैसे इस वाटर को हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रख देंगे तो क्या होगा? डिसोसिएशन होगा, और जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो वो दूर जाएंगे, वो दूर जाएंगे मतलब फिर से पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। थोड़ी देर तो बन जाता है, लेकिन कंडीशन जैसे हम लोग छोड़ देंगे तो वापस वो जहां पे था वहीं पे चले जाएगा। ठीक है। तीसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सचेंज। तीसरे को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट एक्सचेंज। सॉल्वेंट एक्सचेंज करना मतलब एग्जैक्टली करना क्या है? अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, नेचर नॉन पोलर। ये जो नॉन पोलर है, इस नॉन पोलर को हमने एल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन एल्कोहल में, सपोज यहाँ पे मान के चलते हैं हमारे पास जो एल्कोहल है 5 कार्बन वाला है, तो ये हाइड्रोकार्बन इस एल्कोहल में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा? ये हाइड्रोकार्बन इस एल्कोहल में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा? क्या हाइड्रोकार्बन पोलर है कि नॉन पोलर? और एल्कोहल नॉन पोलर, पोलर, दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ये हाइड्रोकार्बन का चेन होता है और यहाँ पे होता है OH। तो ये वाला पार्ट जो है ये पोलर है और ये वाला पार्ट कैसा है? नॉन पोलर। इसलिए एल्कोहल पोलर में भी सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर में भी। लेकिन इसके पास जो हाइड्रोकार्बन वो कैसा है? नॉन पोलर। और जब ये नॉन पोलर रहेगा तो ये एल्कोहल में इसलिए सोल्यूबल होगा क्योंकि अल्कोहल का हेड पोलर है। ये इसलिए सोल्यूबल होगा कि अल्कोहल का टेल जो रहेगा वो नॉन पोलर है। वो इसलिए सोल्यूबल होगा क्योंकि अल्कोहल का टेल जो है वो कैसा है? नॉन पोलर। और इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन जो रहेगा वो अल्कोहल में सोल्यूबल होगा। और सोल्यूबल होने के बाद इन्होंने ट्रू सॉल्यूशन बना दिया। ट्रू सॉल्यूशन बना दिया मतलब जितने भी अल्कोहल के पार्टिकल्स हैं आराम से छोटे-छोटे होके घूम रहे हैं। और इतने छोटे हैं कि वो नेकेड आइज से नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए ये मान के चले कि ये कैसा सॉल्यूशन है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, इसी हाइड्रोकार्बन को ऑयल समझते, कोई भी ऑयल हमने वाटर में ऐड किया। वाटर में कार्बन 5 है, कितने? 5। कार्बन कहां से आएगा? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है ये कैसा है? पोलर। और यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है ये नॉन पोलर। क्या अब ये हाइड्रोकार्बन या ऑयल इस वाटर में सोल्यूबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन पोलर है और वाटर के पास नॉन पोलर पार्ट नहीं है, तो ये इसमें किसी प्रकार का कोई सोल्यूबिलिटी शो नहीं करेगी। फिर भी हमने जबरदस्ती इसको मिक्स कर 10 मिनट से और छोड़ दिया। तो जैसे मिक्स करते तो ऐसा लगता है कि ऑयल जो होता है वो छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया और वो पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो गया। तो देखो सर हमने ये सॉल्यूशन बना दिया, ये मिक्स भी हो गया। कोई बात नहीं, देखो थोड़ी देर क्या होगा?
ऑयल ऑयल पास आ गया, सही है। मतलब जो ऑयल रहेगा वो एक साथ आएगा, तो ऑयल का पार्टिकल साइज बढ़ेगा या कम होगा? और इफ वो पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा जाता है तो क्या बनेगा? सस्पेंशन। और इफ वो पार्टिकल साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो क्या बनेगा? कोलाइडर। तो इन्होंने क्या बोला है, सॉल्वेंट को एक्सचेंज करेंगे। कैसे? पहले हमने हाइड्रोकार्बन का अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन बना दिया, ट्रू सॉल्यूशन बना दिया। पार्टिकल साइज बहुत कम है क्योंकि एसोसिएशन हुआ ही नहीं है, तो जितने भी पार्टिकल है वो अलग अलग होकर घूम रहे हैं क्योंकि उनको उनके मर्जी का सॉल्वेंट मिल गया। कौन सा नाम बोला? अब क्या किया, इसमें हमने वाटर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दिया। किसको? तो अब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन बन गया? वाटर। और इस वाटर के अंदर ये हाइड्रोकार्बन कैसा है? इनसोल्युबल है। और जब ये इनसोल्युबल रहेगा तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा या नहीं होगा? तो अब इस हाइड्रोकार्बन को ये पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करेंगे? एसोसिएशन करेंगे। और जब ये एसोसिएशन करेंगे तो इनका पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा। तो जिनका पार्टिकल साइज पहले ट्रू सॉल्यूशन था 1 नैनोमीटर से कम था, उस पार्टिकल का साइज अब 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा तो सस्पेंशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो सॉल्वेंट एक्सचेंज करना मतलब क्या करना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना था उस सॉल्यूशन में हम ऐसा सॉल्वेंट ऐड करेंगे जिस सॉल्वेंट में हमारा ये वाला जो सॉल्यूट था, ये वाला जो डिस्पर्स फेज था वो कैसा रहेगा? इनसोल्युबल रहेगा। जब वो इनसोल्युबल होगा तो उस सॉल्वेंट से रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए, जैसे मिक्सचर में हुआ था उन्होंने एसोसिएशन किया था, तो ये भी यहाँ पे एसोसिएशन करेगा। और एसोसिएशन करने की वजह से सिंपल सी बात है पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? तो छोटे पार्टिकल को बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो आता है वो कौन सा आता है? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में क्या करना है? पार्टिकल साइज बढ़ाना है, पार्टिकल साइज कम करना है? कम करना है। अब पार्टिकल साइज कम करने के लिए पहला जो कंडीशन आता है वो आता है कोलॉइडल मिल। आता है फ्लोर मिल देखा है कभी? अरे हाँ या नहीं? अब ऐसे क्वेश्चन में तो हाँ या नहीं बोल सकते हो ना। ये तो नहीं पूछा ताजमहल देखा है कि नहीं देखा है। तो फ्लोर मिल जो होता है उसी प्रकार का होता है ये कोलॉइडल मिल। उसमें ऐसा होता है, यहाँ पे एक प्लेट होता है, ठीक है? ये होता तो राउंड शेप में है, ठीक है, ऐसे चक्री जैसे प्लेट होते हैं ना खाना खाने के वैसे, ये ऐसे दिखेगा टू। ये दूसरा प्लेट यहाँ पे है, और यहाँ से हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल को ऐड करेंगे। अब ये वाला डिस्पर्शन है ना, मतलब क्या करेंगे? लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। कभी गए आटा चक्की आप लोग मम्मी के साथ वगैरह? तो हमको उस जो भी आप मतलब चावल गेहूं जो भी लेके गए उसको बाद में क्या बनाना है इसके हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप तो आटा बनाओगे उसका साइज पार्टिकल साइज बड़ा रखना है कि छोटा रखना है। तो आपने उसको बोल दिया कि पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा रखना है, तो क्या करता है वो उस मशीन के कान में जाके बोलता है पार्टिकल साइज बड़ा रखना है। ऐसे करता है। उसके पास एक लीवर होता है, वो क्या करता है उस लीवर को थोड़ा सा मूव करता है। इससे क्या होता है, वो जो लीवर होता है एक्चुअल में वो कंट्रोल करता है दो व्हील के बीच का डिस्टेंस। अब जितना ये दो व्हील्स के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा और इसके अंदर मतलब ये जो पार्टिकल हम यहाँ से डालने वाले हैं, सपोज गेहूं यहाँ से डाल रहे हैं और ये दो व्हील यहाँ पे है, ये एक क्लॉकवाइज घूमता है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दोनों का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। और इफ हम किसी पार्टिकल मतलब किसी चीज को यहाँ रखते हैं और ऐसे जोर से प्रेस करके इसको घुमाते हैं तो उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा उसको प्रेस करेंगे। हम जितना ज्यादा उसको प्रेस करेंगे उसका पार्टिकल साइज उतना ही ज्यादा छोटा होते जाएगा। तो एक हमको अभी हमने बोला कि हमारे पास गेहूं है और गेहूं का पार्टिकल साइज हमको 1 नैनोमीटर से कम रखना है, तो इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम, ताकि उनके बीच में जो गेहूं जाएंगे उनका पार्टिकल साइज एकदम से छोटा हो जाए।
अब हमने बोला कि हमको पार्टिकल साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रखना है, तो क्या करेंगे, उस प्लेट के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि जो गेहूं को हम लोग वहां पे पीस रहे हैं उनका पार्टिकल साइज एकदम छोटा नहीं होगा। अब हमने बोला कि उससे और थोड़ा सा बड़ा रखना है, तो क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। तो ये जो कोलॉइडल व्हील होता है ये हाई स्पीड में घूमता है। इनमें एक व्हील जो रहेगा वो क्लॉकवाइज होता है, तो दूसरा वाला कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो जब ये इस प्रकार से घूमते हैं तो दो व्हील्स के बीच में यहाँ पे जो भी आएगा उसका पार्टिकल साइज ये रिड्यूस कर देंगे। अब इस व्हील को हमको यूज करना है और हम पढ़ किसके बारे में रहे, कोलॉइड्स के बारे में। तो हम क्या करेंगे, इसका रेंज ऐसा सिलेक्ट करेंगे ताकि इनका पार्टिकल साइज क्या रहे, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रहे। तो इस प्रकार से हम कोलॉइडल व्हील को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो कोलॉइडल व्हील को यूज करके हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे। कोलॉइडल व्हील कैसे बनता है, दो प्लेट जो रहेंगे वो हाई स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। तो जितना पार्टिकल साइज छोटा चाहिए उतना ही इनके बीच का डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। जितना पार्टिकल साइज, अब मैंने बोला आपको सस्पेंशन बनाना है तो क्या करोगे, डिस्टेंस ज्यादा रखोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये होता है कोलॉइडल व्हील। ठीक है, दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है, पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, इंक्रीज करना है, कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर लिया है। ठीक है, इसमें हम यहाँ से एक इलेक्ट्रोड रख रहे हैं, डिप किया हमने, और यहाँ से हमने दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जनरली जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना उन्हीं के इलेक्ट्रोड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पेन है मेरे, इसी को मान के चलते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है, तो पार्टिकल साइज ज्यादा है कब कम है, ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि किसी को भी दूर से भी दिखाई देगा, लेकिन हमको ऐसा बनाना है जिसका पार्टिकल साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, अब मैं सपोज बैटरी लूं पावर सप्लाई करने के लिए, ठीक है, डबल बैटरी। तो अब बैटरी के एक नेगेटिव टर्मिनल में हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और पॉजिटिव टर्मिनल में हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड आप ऐसे करते हैं तो क्या होगा, बैटरी का पावर सप्लाई शुरू है। अब दो इलेक्ट्रोड जो एक पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, क्या होगा, स्पार्किंग होगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्पार्किंग होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगा, और इतना ज्यादा हीट रिलीज होता है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चले जाता है। तो सपोज अब ये मान के चलते हैं कि जैसे हमने इन दोनों को यहाँ पे एक दूसरे के साथ टच करा दिया तो वहाँ पे स्पार्किंग हो गया। स्पार्किंग होने की वजह से इतने रीजन का जो पार्ट है, इतने रीजन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने वाटर रखा है, पानी के अंदर रिएक्शन करेंगे ताकि होने वाला नुकसान कम से कम। तो जैसे हमने यहाँ पे एक दूसरे को टच किया तो इतने रीजन का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होने की वजह से यहाँ का जो सॉलिड था वो इजीली गैस में कन्वर्ट हो गया। तो गैस के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, अब वो छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं और कहाँ से गए, बन गया पार्टिकल का रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि वो पार्टिकल हमको मिले नहीं मिले। तो ये मेथड हमारे किसी काम के नहीं, इसलिए क्या करते हैं, इस बीकर को आइस बाथ में रखते हैं। इसमें आइस बाथ, आइस बाथ का मतलब होता है यहाँ पे आइस के पीसेस रखते हैं हम लोग। क्यों क्यों रखेंगे आइस के पीसेस, जैसे ही हम दो इलेक्ट्रोड को यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे हीट ज्यादा जनरेट होने की वजह से ये गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, और गैसियस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है। जैसे ये गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए तो ऐसे हम यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ करते हैं, ये गैस में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे ये गैस में कन्वर्ट हो गए मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया कम किया, बढ़ाया, तो ये गैस में कन्वर्ट हो गए। वो एटमॉस्फेयर में जाने के पहले हम क्या करेंगे, इस आइस को यूज करके इस वाटर का टेम्परेचर एकदम कम करेंगे, और उनका टेम्परेचर एकदम से कम होने की वजह से ये जो गैसियस पार्टिकल रहेंगे उनका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा।
और जब गैसियस पार्टिकल का टेम्परेचर कम करेंगे तो पहले वो लिक्विड बनेंगे, लिक्विड से क्या बनेंगे, सॉलिड बनेंगे, और यहाँ पे हमको सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे, और इस प्रकार से हमने बड़े पार्टिकल को क्या किया, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया, और इस मेथड को बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। नहीं समझा? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म क्या है? एक बीकर है जिसमें वाटर लिया, दो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों को एक दूसरे के साथ टच कर दिया। यहाँ पे स्पार्किंग होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट क्या होगा, जनरेट होगा, जिसके वजह से ये जो मेटल है ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होकर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। वो इसके पहले कि एटमॉस्फेयर में जाए हमको क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करना होगा, और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया हमने, आइस बाथ। आइस बाथ का मतलब होता है एक कंटेनर जिसमें आइस होता है, और वो आइस क्या करता है, उसके इनसाइड के सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम कराने का काम करता है। मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि सर डायरेक्टली इसमें आइस डालेंगे तो, अब आइस का टेम्परेचर एकदम कम है और यहाँ पे हम हीट को जनरेट करने जाएंगे तो वो इतना सफिशिएंट हीट वहां पे जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक साइड से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, लेकिन उसी के जस्ट बाजू में आइस है, तो वो क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को वहीं पे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए हमने इसी सॉल्यूशन में आइस को ऐड नहीं किया, हमने आइस को उसके बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये आइस का काम होता है कि यहाँ पे जो गैस में पार्टिकल कन्वर्ट हो गए थे, उन पार्टिकल का साइज क्या करना है, कम करना। ठीक है, तो ये है सेकंड मेथड, जिसको हम बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क। तीसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का नाम सुना है कभी? कोएगुलेशन, कोएगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन मतलब पार्टिकल कंबाइन होना या सेपरेट होना। ठीक है, अब देखो जो डस्ट मडी वाटर है, उस मडी वाटर को आपने स्टर किया तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीटली मिक्स हो गया। फिर हमने उस मडी वाटर को 5 मिनट के लिए यहाँ रख दिया, ट्रांसपेरेंट बॉटल से हम लोग देख रहे हैं, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वो मड जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। थोड़ी देर पहले तो मड के पार्टिकल आराम से घूम रहे थे, अब वो सेटल क्यों हुए? क्योंकि पार्टिकल का साइज कैसा है, बड़ा है, और पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ वाटर जो होता है, मतलब मडी वाटर, वो आफ्टर सम टाइम वो क्लीन हो जाता है, मतलब पहले तो दिखता है कि वो मडी वाटर है, और आफ्टर सम टाइम वो क्लीन हो जाता है। कुछ कुछ वाटर ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा दिनों तक भी हम रखते हैं तो भी वो गंदा का गंदा दिखता है, क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि उसके अंदर जो मड के पार्टिकल है उनका साइज कितना है। इफ मड पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा है तो वो मड के पार्टिकल सेटल होते हैं। इफ वो मड के पार्टिकल सेटल होते हैं तो पानी जो रहेगा वो जल्दी क्लियर होगा। जितने मड के पार्टिकल का साइज छोटा रहेगा उतना ही क्लियर होने के लिए उनको टाइम ज्यादा लगेगा। तो पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे मड की बात करते हैं तो मड को हमने अच्छे से स्टर कर दिया, मडी वाटर को स्टर कर दिया, तो क्या हुआ, पार्टिकल एसोसिएट हो गए, डिसोसिएट हो गए। हाँ, स्टर कर दिया ना मडी वाटर को, तो पार्टिकल अलग अलग हो गए, और पार्टिकल अलग होने की वजह से क्या होगा, उनका पार्टिकल साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो फ्रीली घूम रहे हैं। बाद में क्या होता है, कुछ पार्टिकल जैसे हमने इसमें देखा था ऑयल इन वाटर, स्टर कर रहे हैं तो ऑयल के पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं, स्टर करना बंद कर दिया, क्या हुआ, फिर से स्टर किया, स्टर करना बंद कर देंगे। हमको एसोसिएशन रोकना है। अब एसोसिएशन हो क्यों रहा है, या तो वो सोल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक रीजन हो सकता है। कि वो दोनों सोल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, तो वो रोकने का काम करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन था उसको वाटर में ऐड करना है, जो कि इनसोल्युबल है, इमिसिबल है। वाटर में ऐड करते हैं ऑयल को, हमने अच्छे से स्टर किया तो क्या हुआ, ऑयल छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो गया, ऐसा लग रहा है कि डिसॉल्व हो गया। थोड़ी देर के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, नहीं इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं,
ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, उन पार्टिकल के सरफेस के ऊपर जाके बैठता है। क्या होता है, पार्टिकल के सरफेस। अब देखो यहाँ पे ये ऑयल का पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये ऐसे, तो ये पांचों के पांचों ऑयल के पार्टिकल जब कंबाइन हो गए तो पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा। अब इनको रोकना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं ना, उसमें कॉमन आयन होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि ये मान के चलते कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो FeCl3 के है, इसके है FeCl3 एग्जांपल, ठीक है, कॉमन आयन की बात आ रही है इसलिए। अब सभी के सभी पार्टिकल्स जो है वो FeCl3 के, जिनका पार्टिकल साइज छोटा है, लेकिन इन सभी के सभी FeCl3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सभी के सभी FeCl3 क्या करेंगे, एसोसिएशन करेंगे, जैसे ऑयल ने किया था। हमको एसोसिएशन रोकना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे NaCl। क्या ऐड करेंगे, NaCl। तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ऐड करते हैं जिसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब जो पार्टिकल यहाँ पे है और जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करेंगे उनमें एक आयन कॉमन होना चाहिए। कौन सा आयन कॉमन है, Cl। तो जो कॉमन आयन होता है वो इसके सरफेस के ऊपर जाकर बैठ जाएगा। तो इस FeCl3 के सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज बैठ जाएगा कि पॉजिटिव। कॉमन आयन कौन सा है, FeCl3, और ये इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन कौन सा है, Cl-। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो होगा ऐसे कि यहाँ पे जो FeCl3 था, जो FeCl3 के पार्टिकल एसोसिएशन करने की वजह से उनका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। उनका पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है तो पहले उसको अच्छे से शेक कर दो। शेक क्यों करेंगे, ताकि जो पार्टिकल का एसोसिएशन हुआ था वो पार्टिकल डिसोसिएट हो गए। अब डिसोसिएट हो गए, पार्टिकल का साइज कम हो गया। अब थोड़ी देर के बाद उनके बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से फिर से एसोसिएशन करेंगे, और इसको होने के पहले हमने एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक आयन कॉमन। कौन सा आयन कॉमन है, Cl। तो होगा ऐसे कि यहाँ का जो नेगेटिव आयन रहेगा वो सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये FeCl3 जो रहेगा वो जो न्यूट्रल था, पहले कैसा था, न्यूट्रल, वो अभी बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। सही है। तो यहाँ पे जो FeCl3 का पार्टिकल था, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। यहाँ पे जो FeCl3 इसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे भी रहेगा नेगेटिव। तो सभी FeCl3 के सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या अब इन FeCl3 का एसोसिएशन होगा, नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, NaCl को ऐड किया। तो ये NaCl क्या करता है, उनका पेप्टाइजेशन होने से रोकने का काम करता है। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन करने के लिए प्रोसीजर क्या है, पहली कंडीशन, उस सॉल्यूशन को अच्छे से स्टर करेंगे, शेक करेंगे। क्यों, ताकि उनके बीच का जो फिजिकल बॉन्ड से जो एसोसिएशन हुआ था वो एसोसिएशन निकल जाए। और जैसे पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो हम एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए। अब जो कॉमन आयन रहेगा वो क्या करेगा, उसके सरफेस के ऊपर जाकर बैठ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो सभी पार्टिकल के सरफेस के ऊपर चार्ज कौन सा है, क्या ये नेगेटिव चार्ज सरफेस पहले से था। एक मैं आपको पूछता हूँ कि डिस्पर्स फेस का पहले से नेगेटिव चार्ज था, नहीं। डिस्पर्स फेस पहले कैसे था, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये न्यूट्रल का चार्ज बन गया। तो डिस्पर्स फेस, डिस्पर्शन मीडियम हमेशा न्यूट्रल ही होते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम हमेशा ही न्यूट्रल होता है। लेकिन डिस्पर्शन फेस जो होता है, डिस्पर्स फेस जो होता है वो नॉर्मली न्यूट्रल होता है, और ऐसे किसी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वो न्यूट्रल के सरफेस के ऊपर चार्ज आता है, और इसके वजह से ये पार्टिकल चार्ज नेचर शो करते हैं। तो किसी ने आपको पूछा कि क्या डिस्पर्स फेस के पार्टिकल चार्ज नेचर शो करते हैं, यस। या तो नेगेटिव शो करेंगे या तो पॉजिटिव, हमेशा शो करेंगे। वो होना तो न्यूट्रल चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं होते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई चार्ज शो करेंगे। जैसे मैंने बोला कि FeCl3 को वाटर में ऐड कर दिया, तो वाटर में ऐसा कोई तो एक आयन होगा जो इसके साथ कॉमन होगा, तो वो आयन क्या करेगा, इसके सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो ये उसके प्रकार का नेचर शो करेगा।
मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो चार्ज नेचर शो करते हैं वो उनका इनबिल्ट कैरेक्टर नहीं है, वो किसी इलेक्ट्रोलाइट के वजह से आया हुआ कैरेक्टर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस FeCl3 के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, अब सभी पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो फिर से एसोसिएशन नहीं करेंगे, तो इनके एसोसिएशन के वजह से पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो रहा था। अब उनका एसोसिएशन नहीं होगा तो पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं होगा, वो इस रेंज में आता है। इफ इस रेंज में आता है तो वो बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, इस रेंज से भी कम होता है तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं हमारे पास यहाँ पे AgI है, ये हमारा डिस्पर्स फेज है, ये हमारा डिस्पर्स फेज है, तो क्या मैं इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट NaCl यूज कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि NaCl में और AgI में एक भी आयन कॉमन नहीं है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे Ki को यूज कर सकता हूँ? और इफ मैं यहाँ पे Ki को यूज करता हूँ तो कौन सा चार्ज डिपॉजिट होगा? मतलब ये वाला जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल जो नॉर्मली न्यूट्रल होना चाहिए, अब यहाँ पे ये कौन सा नेचर शो करेगा? नेगेटिव का काम करेगा। समझे बात को? दूसरी बात, अब मैंने यहाँ पे लिखा है FeOH/3, ये हमारा डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया FeCl3, तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट इसका सरफेस के ऊपर एक्टिव होगा? कौन सा? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल रहेगा, ये जो कंपाउंड रहेगा, ये जो डिस्पर्स फेज रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्पर्स फेज की प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके वजह से जिसका एसोसिएशन हो रहा था उसका एसोसिएशन नहीं होगा और इनका पार्टिकल साइज हम इस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल साइज रिड्यूस यहाँ पे करना है, पार्टिकल साइज इंक्रीज यहाँ पे करना है। ठीक है, तो बोथ आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ लायोफोबिक नॉट लायोफिलिक। अब लायोफोबिक को क्यों? क्योंकि इनका प्रिपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसलिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहला था कंडेंसेशन मेथड और दूसरा रहेगा, एक बार देख लो कुछ नहीं समझा तो पूछ सकते हैं। हमने इसको लायोफोबिक क्यों बोला होगा? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये सिर्फ न्यूट्रल है, इफ ए न्यूट्रल मान किया तो इसको मान के देखो न्यूट्रल है। इफ ए न्यूट्रल रहेगा इसका मतलब है नॉन पोलर होना चाहिए, और इफ ए नॉन पोलर रहेगा तो वाटर कैसा है? पोलर। इसका मतलब दोनों का नेचर कैसा हुआ? अपोजिट। ये मान के चलते हैं हम लोग कि इफ इसको न्यूट्रल मान के चलते हैं तो ये नॉन पोलर नेचर शो करेगा, तो ये पोलर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब ये किसके जैसा नेचर शो करेगा? लायोफोबिक का नेचर शो करेगा, लायोफिलिक का नहीं करेगा। ठीक है।